गुड मॉर्निंग। आज हम करते हैं कक्षा 8 के लेसन ध्वनि के प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, ध्वनि संचरित हो सकती है। देखिए, ध्वनि वायु में, ठोस में, द्रव में, सभी में संचरित हो सकती है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठोस, द्रव्यों और गैस सभी में ध्वनि वो संचारित हो सकती है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में हम देखते हैं, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? देखिए, जो बच्चे हैं उनके वाक् तंतु के कारण, छोटे होने के कारण उनकी आवृत्ति अधिक होती है, महिला की आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए यहाँ न्यूनतम किसकी आवृत्ति होगी? वो आवृत्ति होगी पुरुष की। ठीक है, तो पुरुष की वाक् ध्वनि की आवृत्ति होगी न्यूनतम। ठीक है, नेक्स्ट हमें सही और गलत के बारे में बात करनी है। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने टी और गलत कथन के सामने एफ पर निशान लगाइए। ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है, ध्वनि निर्वात के अंदर नहीं संचारित हो सकती। ठीक है, यहाँ हमारे पास ऑप्शन होगा टी। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रश्न करें अगला, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। नहीं, ये गलत है। किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसकी आवृत्ति कहते हैं, न कि आवर्तकाल। आवर्तकाल एक ही दोलन होता है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यदि कंपन का आयाम अधिक है, ठीक है, कंपन का आयाम क्या है? कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होगी, ऐसा नहीं है। कंपन का आयाम प्रबलता से जुड़ा हुआ है, आयाम अधिक है तो उसकी प्रबलता अधिक होगी, मंद का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? ये गलत है। ठीक है, मानव कानों के लिए श्रव्यता का प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। बिल्कुल सही है। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारतव्य उतना ही अधिक होगा। गलत है, क्योंकि तारतव्य और आवृत्ति परस्पर जुड़े हुए हैं। यदि आवृत्ति कम है तो तारतव्य अधिक की बजाय कम ही होगा, आवृत्ति अधिक है तो तारतव्य भी अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। नहीं, अवांछित अप्रिय ध्वनि क्या कहलाती है? वो शोर कहलाती है। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषक आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। बिल्कुल राइट बात है, यानी हम सुनने में अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आवर्तकाल। क्या कहलाएगा? एक दोलन पूरा करने में लगा समय है आवर्तकाल। ठीक है, प्रबलता कंपन के, यानी किस चीज़ से कंपन है, प्रबलता है, वो जुड़े हुए हैं। तो यहाँ आएगा आयाम। क्या आएगा? आयाम, यानी प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित होती है। आवृत्ति का मात्रक क्या है? देखिए, आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज, जिसे हम HZ से दर्शाते हैं, हर्ट्ज। अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं? अवांछित ध्वनि कहलाती है शोर। क्या कहलाएगी? शोर। तीक्ष्ण ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की, तो कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित होती है। तो यहाँ क्या आएगा? कंपनों की आवृत्ति आएगी। ठीक है, तो पहला जो खालिस्तान उसमें आएगा, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय क्या है? आवर्तकाल। प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित होगी, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की
या कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है, एक दोलक है, वो 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। ठीक है, 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो इसका आवर्तकाल और इसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम देखें कैसे इसका आवर्तकाल इसकी आवृत्ति ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आवर्तकाल है उसका सूत्र क्या होगा। देखिए हम पहले लगाएंगे आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल बराबर होगा दोलनों में लगा समय। किस में लगा समय? दोलनों में लगा समय, और बट्टा क्या होगा? दोलनों की संख्या। दोलनों की संख्या। तो यहाँ हम देखेंगे दोलनों में लगा समय और दोलनों की संख्या। तो हमारे पास दोलनों में लगा समय कितना है? 4 सेकंड। दोलन कितने हैं? 40। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1/10। कितना आंसर आएगा? 1/10 आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 से 4 चला जाएगा तो कैंसिल आउट, 1/10 सेकंड। ये अपना क्या आ गया? आवर्तकाल आ गया, क्योंकि आवर्तकाल टी से दिखाया जाता है टाइम। ठीक है, और इसका मात्रक सेकंड के रूप में लिया जाता है। तो ये तो आ गया आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल कितना आ गया? 1/10 सेकंड। अब हम बात करें किसकी? आवृत्ति की। ठीक है, तो अब बात करेंगे आवृत्ति। हम निकालते हैं आवृत्ति। आवृत्ति को हम लिखेंगे, ठीक है, आवर्तकाल बटे 1। ठीक है, तो हमने जो मान निकाला था वो क्या आया था? वो आया था 1/10। यहाँ हम आवर्तकाल 1/10 है, तो यहाँ आ जाएगा 10/1, और या यूँ कहें 10 हर्ट्ज। यानी आवृत्ति कितनी आ जाएगी? 10 हर्ट्ज। ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन। ठीक है, अब वापस अपन अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, तो उस कंपन का आवर्तकाल कितना है? यानी छठा जो प्रश्न है उसमें एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, तो हमें उसका आवर्तकाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आवर्तकाल देखिए साधारण सा बात है। आवर्तकाल हम कैसे ज्ञात करेंगे? आवर्तकाल बराबर यहाँ होगा कि 1/आवर्ती। अब 1/500। ठीक है, तो उत्तर क्या आ गया? 1/500 सेकंड आ गया। ये हो जाएगा अपना छठा। आवर्तकाल कितना है? 1/500 सेकंड। 7वां प्रश्न है, निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। सबसे पहले जैसा है ढोलक। देखिए ढोलक है, उसके अंदर तनी हुई जो झिल्ली है वो काम करेगी। सितार के अंदर तना हुआ तार या डोरी काम करेगी, और बांसुरी के अंदर वायु या हम फूंक मारते हैं हवा, वो काम करेगी। 8वां प्रश्न है, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? देखिए शोर, वातावरण के अंदर जो अवांछित ध्वनि है वो ध्वनि क्या कहलाती है? वो ध्वनि शोर कहलाती है। ठीक है, अप्रिय ध्वनि शोर कहलाएगी, और जो कानों को अच्छी लगे, सुस्वर लगे, वो क्या होती है? वो ध्वनि संगीत होती है। क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? बिल्कुल, संगीत है वो शोर बन सकता है। कब? जब वो जरूरत से ज़्यादा हो जाए।
9वां क्वेश्चन है, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषणों के स्रोतों की सूची बनाइए। आप कितनी भी सूची बना सकते हैं, लाउड स्पीकर, टीवी, कूलर, एयर कंडीशनर, हॉर्न आदि अनेक ऐसे साधन हैं जो फैक्ट्रियां हैं, मशीनें हैं, ये शोर प्रदूषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। देखिए, ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए हानिकारक है, ये अपन पढ़ चुके हैं कि ध्वनि प्रदूषण है वो मानव के अंदर अनिद्रा, तनाव, उच्च रक्तचाप आदि प्रकार की समस्याएं हैं उनको पैदा कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा वो व्यक्ति में सुनने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, और इसको हम यहाँ देख सकते हैं कि ये अपने लिए काम करेगा परिवेश में, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करें, इसमें लास्ट में है, अगला प्रश्न आएगा अपने पास, अपने माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। एक मकान सड़क के किनारे पर है, दूसरा मकान सड़क से 3 गली छोड़ कर देने का प्रस्ताव रखा गया है। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे और अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। देखिए, हम अपने माता पिता को सड़क से 3 गली छोड़कर खरीदने का प्रस्ताव देंगे, क्योंकि वो मकान हमें शोर प्रदूषण से मुक्त रखेगा, साथ ही साथ हमें सड़कों पर होने वाले कचरे के वायु प्रदूषण से भी मुक्त रखेगा, हम कई समस्याओं से बच सकेंगे। इसी प्रकार लेसन नंबर क्वेश्चन नंबर 12वां है, मानव वाक् यंत्र का चित्र बनाइए और उसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो मानव के जो हम बात करें श्रवण संबंधी बात वाक् यंत्र का, तो लेसन की शुरुआत में हमने उसके बारे में देखा है कि मानव में जो वाक् तंतु होते हैं वो तनी हुई झिल्ली की तरह होते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ अपन देखते हैं इनको। मानव में ध्वनि वाक् यंत्र या कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है, और अपनी उंगलियों को कंठ पर हम रख कर देखते हैं तो कठोर उभार के द्वारा हमें चलता हुआ वो प्रतीत होता है। तो ये जो प्रतीत होने वाला है वही हमारे लिए क्या है, वो हमारा वाक् यंत्र है। तो अब हमको यहाँ इससे ले सकते हैं अपन, ये देखिए, अपन इसको वाक् यंत्र से शुरू करें। ये देखिए, वाक् यंत्र या कंठ के आर पार 2 वाक् तंतु इस प्रकार तने होते हैं, उनके बीच में वायु निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लें, कहाँ तक कर सकते हैं इसको, ये देखिए ध्वनि उत्पन्न होती है, यहाँ तक हम इसको कर सकते हैं। यानी वाक् तंत्र वो जब फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है तो बलपूर्वक बाहर निकलती है, झिरी से बाहर आएगी तो वाक् तंतु कंपन करेंगे, और कंपन करेंगे तो ध्वनियाँ उत्पन्न होंगी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने आता है, लास्ट प्रश्न है अपने पास। लास्ट क्वेश्चन है, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? बिल्कुल। देखो, हम यहाँ से बात करें, हमारे पास यहीं से तो ध्वनि आ रही है और हमारे पास यहीं से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, लेकिन एक ही जगह से आने के बावजूद भी हमारे पास प्रकाश पहले आ जाता है। इसका कारण क्या है? देखिए, प्रकाश है उसकी चाल ध्वनि की चाल से हमेशा ज़्यादा होती है, इसलिए हमें आकाश में तड़ित और मेघ गर्जन की घटना होती है तो हमें बिजली के कड़कने की तड़ित की
सूचना पहले प्राप्त होती है और गर्जन की बाद में। कारण यही हो गया क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, इसीलिए समान दूरी पर घटित होने के कारण भी प्रकाश की सूचना हमें पहले प्राप्त होती है। तो ये अपना लेसन है, इसी के साथ अपना लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद।